Hello students, welcome on Biology by Amrita Raval. Dear students, in today's lecture we will be studying about the population and population attributes of the topic organisms and population. So बच्चों population क्या होता है सबसे पहले इसको समझने की ट्राई करते हैं। तो अगर मैं तुम्हें कहती हूँ कि एक जगह पर मुझे एक प्लांट दिख रहा है, एक एनिमल दिख रहा है, एक रैबिट दिख रहा है, एक हॉर्स दिख रहा है, एक डॉग दिख रहा है, एक एलिफेंट दिख रहा है, एक ह्यूमन दिख रहा है, ये सब साथ में मिला के क्या एक पॉपुलेशन है? तब तुम्हारा क्या आंसर होगा? तब तुम्हारा आंसर मुझे नो चाहिए, बिकॉज जब मैं पॉपुलेशन के बारे में बात कर रही होती हूँ बच्चों, तब मैं बात कर रही होती हूँ इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिजम्स जिनकी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है, जो कि बिहेवियरली भी काफी मैच करते हैं, जिनके कैरेक्टर्स मैच करते हैं, ये सब मिलाकर एक स्पीशीज बनाते हैं। और स्पीशीज के ग्रुप हो अगर तो पॉपुलेशन बोलते हैं। सेम स्पीशीज के मेंबर जब ग्रुप करते हैं तो हम उसे पॉपुलेशन बोलते हैं। तो पॉपुलेशन का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे कि तुम्हारे सामने मैंने जो ये इमेज ले रखा है, इस इमेज को अगर तुम ध्यान से देखते हो तो तुम्हें पता पड़ेगा सिर्फ डियर ही डियर दिख रहे हैं। ये सारे डियर ही डियर हैं, ठीक है, ये बड़े डियर हैं। तो ये बड़े सारे डियर हैं और ये सारे डियर मिलाकर एक पॉपुलेशन बनाने वाले हैं, ठीक है, इट इज अ पॉपुलेशन ऑफ अ डियर। तो और कौन कौन सी पॉपुलेशन के बारे में हमारी प्यारी सी एनसीईआरटी बात करती है, उन सारी पॉपुलेशंस को हम एक बार देख लेते हैं। तो ये इमेज देखिए बच्चों, इस वाली स्लाइड में मैंने आप लोगों को सारे वो इमेजेस दिए हैं जिसकी पॉपुलेशन के बारे में हमारी एनसीईआरटी डील कर रही है। जैसे कि एनसीईआरटी ने कहा पॉपुलेशन ऑफ कॉर्मोरेंट्स ऑन वेटलैंड। तो वेटलैंड मतलब कि जो हमारा कुछ ऐसा एरिया है जहां पर पानी है और उसके आसपास के एरिया में थोड़ी सी लैंड भी है, ऐसी किसी जगह पर कुछ कॉर्मोरेंट्स आके अगर रहने लग जाए और उनका ग्रुप हमें दिख रहा हो तो ये हो जाएगा एक पॉपुलेशन, ठीक है। कुछ ट्रीज की पॉपुलेशन, जो ट्रीज हमें मोनोकल्चर में हमने ग्रो करवाए हैं, मान लो कि एक फॉरेस्ट था, यहाँ फॉरेस्ट में ढेर सारे अलग अलग टाइप के ट्रीज थे, पर मैंने तो ट्री सिर्फ ओक की ट्रीज उगवा दिए यहाँ पर, ठीक है, या मैंने देवदार की ट्रीज उगवा दी बिकॉज मैं जानती हूँ कि वो ट्रीज जो है हमारे लिए बाद में काम आ सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन हुआ। अच्छा, लोटस की पॉपुलेशन हुई। अगर मैंने कहा लोटस और मछली सब साथ में मिला की पॉपुलेशन है तो वो रॉन्ग थॉट प्रोसेस है। सिर्फ लोटस की कलेक्टिवली एक पॉपुलेशन हुई। ये चूहे दिख रहे हैं इतने सारे, इनकी एक पॉपुलेशन है, ठीक है। ये क्या दिख रहा है? ये एक पेट्री डिश के अंदर ढेर सारे बैक्टीरिया अपनी अपनी कॉलोनीज बना रहे हैं बच्चों, और ये भी एक पॉपुलेशन है, ठीक है। तब तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन और आना चाहिए, क्या मैम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन बनती है सिर्फ? जैसे कि शुरू की 4 एग्जांपल्स हैं, क्या मैं ये भी बोल सकती हूँ कि ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिजम्स जब रिप्रोड्यूस करके ढेर सारे नंबर में डिवाइड हो जाते हैं तो उनको भी हमें एक पॉपुलेशन बोलना चाहिए? बच्चों इंटरब्रीडिंग तो नहीं है ये, ठीक है, ये ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो फिर भी हम इन्हें पॉपुलेशन बोलेंगे, बिकॉज अभी हमारे को पॉपुलेशन माने कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज के साथ डील करना है, और इकोलॉजी इसको भी पॉपुलेशन बोलती है, ठीक है। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या है? बेसिकली पॉपुलेशन इकोलॉजी एक ऐसी ब्रांच हो गई है जिसमें इकोलॉजी के साथ साथ में हम इवोल्यूशन भी काउंट कर रहे हैं और पॉपुलेशन का जेनेटिक्स भी देख रहे हैं। एक साथ में जब हम डील कर रहे हैं इन सब चीजों को, इकोसिस्टम, ठीक है, डिफरेंट इंडिविजुअल्स, उनके इवोल्यूशनरी हिस्ट्रीज, उनके जेनेटिक्स, उनके नंबर, ये सब साथ में मिला के जब स्टडी होते हैं तो इट विल बिकम द ब्रांच कॉल्ड एज पॉपुलेशन इकोलॉजी। ओके, नाउ अब हम एनसीईआरटी के बारे में थोड़ी सी और बात समझते हैं। हम एनसीईआरटी के ऊपर फोकस रखिए चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, बिकॉज हमारे लिए मेनली अभी एनसीईआरटी बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर के अंदर जितने सारे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं उन्होंने, वो एनसीईआरटी रीड किए बिना पॉसिबल नहीं करना, ठीक है। तो देखो, नेक्स्ट तुम्हारे को एक बात बताती हूँ। मान लो कि मैं किसी इंडिविजुअल इंसान के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, तो XYZ इंसान का बर्थ हुआ बोल सकते हैं, XYZ इंसान का डेथ हुआ बोल सकते हैं, XYZ इंसान का बर्थ रेट है, ये नहीं बोल सकती हूँ मैं, ठीक है। किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में जब मैं बात करूंगी तो मैं बर्थ या डेथ बोल सकती हूँ। बर्थ रेट या डेथ रेट जैसे टर्मिनोलॉजीज हम पॉपुलेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो
इंडिविजुअल्स की बर्थ या डेथ हो सकते हैं, पर पॉपुलेशन का बर्थ रेट और डेथ रेट होता है। ओके, अब बर्थ रेट कैसे हो सकता है, कैलकुलेट कैसे करें, बर्थ रेट कैसा है? ठीक है, तो हमारे पास में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए यहाँ पर, जैसे कि एक एग्जांपल दिया है कि एक पॉन्ड है जिसके अंदर 20 लोटस प्लांट्स प्रेजेंट थे लास्ट ईयर तक। इस साल उसमें 8 लोटस प्लांट और ऐड हो गए। तब मुझे जानना है कि पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या है। यहां पर मैं बर्थ हुई है, इस हिसाब से मैं बर्थ रेट बोलूंगी। ठीक है, तब बर्थ रेट के रिस्पेक्टिव बात करें तो टोटल हमारे पास में कितने हो गए, ऐड कर दिया तो इट विल बिकम 28 लोटस प्लांट्स। ठीक है, अच्छा 28 लोटस प्लांट्स हमारे पास में जो आ चुके हैं। अब इनका पहले पॉपुलेशन पॉन्ड में सिर्फ 20 प्लांट का था, बाद में 8 प्लांट और जुड़े थे, हमारे पास में 28 आ चुके हैं टोटल। ठीक है, ये 28 लोटस प्लांट जो हैं, इनका मुझे बर्थ रेट निकालना है कि जो 8 जुड़े तो इनका बर्थ रेट क्या था। तो अब मैं क्या करूंगी, आई विल डिवाइड 8 अपॉन द इनिशियल पॉपुलेशन। इनिशियल पॉपुलेशन कितनी थी मेरे पास में, 20। ठीक है, तो 20 से डिवाइड कर रही हूं मैं 8 को मतलब कि नंबर ऑफ न्यू मेंबर्स एडेड अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन नंबर। ठीक है, तो इनिशियल पॉपुलेशन नंबर से जब मैंने नंबर ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स को डिवाइड कर लिया, तब मेरे पास में जो वैल्यू आई है बच्चों, दैट विल बी 0.4 ऑफ स्प्रिंग्स, 0.4 लोटस प्लांट। ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, लेकिन हम तो 0.4 लोटस प्लांट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर ही नहीं रहे, हम तो 0.4 लोटस प्लांट बर्थ रेट है ऐसा बोल रहे हैं। मतलब कि ये 20 में से हर इंडिविजुअल लोटस प्लांट के अंदर 0.4 और ऐड होता, अगर तो 28 बन जाते। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, हम ऐसा मान रहे हैं कि हर इंडिविजुअल लोटस प्लांट ने 0.4 ऑफस्प्रिंग्स दिए। ठीक है, थोड़ा स्ट्रेंज लगता है, रेट जब भी सुनते हैं तो थोड़ा स्ट्रेंज लगता है हमेशा, पर रेट को आइडेंटिफाई करते हैं हम ऐसे ही। देखो, तो अब क्या हो जाएगा, हियर इज एन एग्जांपल, इफ इन अ पॉन्ड देयर आर 20 लोटस प्लांट्स लास्ट ईयर and through reproduction 8 new plants are added, taking the current population to 28, we will calculate the birth rate as 8 upon 20, that will be 0.4 offsprings per lotus per year are born. ओके, अच्छा ये तो एडिशन वाली बात होगी। अगर मैं कहूं भाई रिमूवल हो गया है इंडिविजुअल्स का किसी पॉपुलेशन से, तो कैसे रेट कैलकुलेट करेंगे हम, तब उस रेट को हम बोलेंगे डेथ रेट। ठीक है, तो यहाँ पर एक और बात देखते हैं, इफ 4 इंडिविजुअल्स इन लैबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाइज डाइड, फिर से वही बात आ गई, 4 गायब हो गए हैं, टोटल ओरिजिनल पॉपुलेशन 40 थी, तो मेरे पास में 0.10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो 0.1 है ये क्या है, इंडिविजुअल्स पर फ्रूट फ्लाई पर वीक मरे, मतलब कि इन 40 में से 0.1 माइनस हो गया, तो हम बोलेंगे कि 4 टोटल नंबर ऑफ फ्रूट फ्लाइज की डेथ हुई है। तो ये डेथ रेट है, रेट। ओके, रेट कैलकुलेशन में हमेशा हमारे पास में ऐसी ही वैल्यूज आती हैं। अगर आप लोगों ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर पढ़ा होता तो, है ना, तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर में भी ऐसी कुछ बात करते हैं अपन कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम बोलते हैं कि फर्टिलिटी रेट जो है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो 2 होना चाहिए, और डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर 2 के आसपास ही होता है, 2.1 के आसपास। डेवलपिंग कंट्रीज में कई बार ये 2.5 से ज्यादा होता है, मतलब कि सॉरी रिप्लेसमेंट लेवल, मैंने क्या कहा, रिप्लेसमेंट लेवल जो है वो 2 होना चाहिए, 2 के आसपास होना चाहिए, 2 से बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत ज्यादा फास्ट रेट पे हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, भाई एक कपल है, एक मेल है एक फीमेल है। ठीक है, ये मेल है ये फीमेल है, इनके मैरिज हुई, इनके प्रोजेनी कितने होने चाहिए, तब इनके प्रोजेनी अगर 2 होते हैं तो रिप्लेसमेंट लेवल बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये 2 थे, इन्होंने 2 प्रोजेनीज को राइज दिया है, अब ये 2 मर जाएंगे तो इनका 2 प्रोजेनी जो है वो अब सर्वाइव करेंगे, फिर उनके भी 2 प्रोजेनी होने चाहिए, ऐसा करके रिप्लेसमेंट लेवल होना चाहिए। ठीक है, अब किसी किसी का रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 होता है, मतलब क्या उसने 2 और एक 0.1 प्रोजेनी दिया होगा, ऑफकोर्स नॉट, ये रिप्लेसमेंट लेवल है, ये भी एक प्रकार का रेट कैलकुलेशन है। ठीक है, तो एवरेज लेते हैं जब पॉपुलेशन का, तो 2.1 के आसपास हो तो ठीक है। समझे आप लोग बात को, मतलब कि पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स में जब हम कैलकुलेट करते हैं रेट के रिस्पेक्टिव, तो हमारे पास डेसिमल वैल्यूज आएंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, अच्छा अब हम डिस्कस करते हैं
जब मैंने कहा बर्थ हो रही है, डेथ हो रही है इंडिविजुअल्स की, एडिशन हो रहा है पॉपुलेशन में, सब्सट्रैक्शन हो रहा है पॉपुलेशन में से, तो बर्थ रेट को क्या बोलते हैं, डेथ रेट को क्या बोलते हैं? बर्थ रेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेटालिटी रेट बच्चों, एंड डेथ रेट इज नोन एज मोर्टालिटी रेट। ठीक है, नेटल मतलब कि चाइल्ड होता है, तो बर्थ रेट इज नेटालिटी। अच्छा, इसका अगर हम रेट निकालें तो कैसे? इट इज द नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल्स पर ईयर। ठीक है, नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 इंडिविजुअल्स पर ईयर। ठीक है, डेथ रेट भी ऐसे ही हो जाएगा, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 इंडिविजुअल्स पर ईयर। ठीक है, बर्थ रेट से हम एडिशन देखते हैं, तो इट इज द रेट एट विच न्यू मेंबर्स आर एडेड टू द पॉपुलेशन बाय रिप्रोडक्शन। मॉर्टेलिटी में हम सब्सट्रैक्शन देखते हैं, तो द रेट एट विच द इंडिविजुअल विल डाई आउट। एंड नेटालिटी से हम देखते हैं इंक्रीज्ड पॉपुलेशन साइज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी होने वाले अगर बर्थ रेट बढ़ रहे थे। बर्थ रेट जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इंडिविजुअल्स ऐड होंगे पॉपुलेशन में, तो पॉपुलेशन का साइज बढ़ेगा और पॉपुलेशन का डेंसिटी भी बढ़ने वाली। डेथ रेट बढ़ेगा अगर, तो पॉपुलेशन का साइज और पॉपुलेशन की डेंसिटी भी कम होने वाली। ठीक है, तो ये होता है हमारा बर्थ रेट एंड डेथ रेट के बारे में कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जब हम पॉपुलेशन के ग्रोथ पैटर्न्स को स्टडी करते हैं तो ग्रोथ पैटर्न्स कैसे कैसे आ सकते हैं, क्या क्या उनके ग्रोथ पैटर्न्स की पॉसिबिलिटी है। विथ रिस्पेक्ट टू एज अगर मैं बात करती हूँ कि पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना चाह रही हूँ, पॉपुलेशन का मॉडल कैसा हो सकता है? एक मॉडल पॉसिबल है एक्सपांडिंग मॉडल। एक्सपांडिंग मॉडल का मतलब कि प्री रिप्रोडक्टिव एज के लोग बहुत ज्यादा है। अगर प्री रिप्रोडक्टिव एज के लोग बहुत ज्यादा है, मतलब कि 0 से 4 साल के बच्चे बहुत ज्यादा है, 5 से 9 साल के बच्चे बहुत ज्यादा है, तो हमारी पॉपुलेशन एक्सपांडिंग पॉपुलेशन हो जाती है। ठीक है, एक्सपांडिंग का मतलब कि आज से आने वाले समय में ये सबके सब रिप्रोडक्टिव एज में एंटर कर जाएंगे, और जब ये सबके सब रिप्रोडक्टिव एज में एंटर कर जाएंगे तब फिर पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो एक्सपांडिंग टाइप का पॉपुलेशन का ये हमारे पास में एक ग्रोथ मॉडल आया। ऐसा ग्रोथ मॉडल रैपिड ग्रोथ इंडिकेट करता है बच्चों, मतलब कि हम ऐसा बोलेंगे कि डबलिंग टाइम जो चाहिए पॉपुलेशन को डबल होने में वो कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैंने कहा मान लो कि पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ जिसका डबलिंग टाइम 33 ईयर्स है। ठीक है, तो 33 ईयर्स इज डबलिंग टाइम। अच्छा, डबलिंग टाइम का मतलब क्या होता है? एक पॉपुलेशन का साइज 1n से 2n होना, 2n होना। ठीक है, जो कि कुछ भी हो सकता है नंबर, है ना। मतलब कि मान लेते हैं कि मैंने कहा ये 1 मिलियन, तो 1 मिलियन से 2 मिलियन होना। ओके, अच्छा, ये डबलिंग टाइम है। मान लो कि 33 ईयर्स डबलिंग टाइम है, तो ये पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट हमें देखने मिला। मैंने कहा मान लो किसी पॉपुलेशन का डबलिंग टाइम 14 ईयर्स है, डबलिंग टाइम कम है, मतलब कि बहुत फास्ट रेट पर एक्सपांड कर रही होगी, मतलब कि इसको 1 मिलियन से 2 मिलियन होने में सिर्फ 14 साल लगे, जो कि बड़ी खतरनाक सी बात है। ठीक है, तो डबलिंग टाइम ज्यादा होना चाहिए, डबलिंग टाइम कम होता है तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाता है, जगह पर इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी सडनली। एक्सपांडिंग मॉडल्स में जनरली पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन रेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्री रिप्रोडक्टिव एज के लोग बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, ये सब के सब रिप्रोडक्टिव एज में एंटर करेंगे आगे आने वाले 10-15 साल में, और उसके बाद में ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के रीजन बन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ग्रोथ मॉडल कहाँ पर देखने मिलता है बच्चों? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। ठीक है, अच्छा, एक्सपांडिंग टाइप का, इंडिया में भी एक्सपांडिंग टाइप का ही पॉपुलेशन मॉडल है अभी, तो हम इसको कंट्रोल करें अगर, तो ये स्लो ग्रोथ कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, बट इट विल टेक सो मच एफर्ट्स एंड टाइम। अच्छा, अब आते हैं अपन स्टेबल ग्रोथ मॉडल पे। स्टेबल ग्रोथ मॉडल में प्री रिप्रोडक्टिव एज के इंडिविजुअल्स भी उतने ही हैं जितने रिप्रोडक्टिव एज के इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, ओल्ड एज वाले थोड़े कम है, पर प्री रिप्रोडक्टिव वाले कम है, रिप्रोडक्टिव के ऑलमोस्ट इक्वल है। बहुत ज्यादा ऐसे लोग नहीं है जो कि आगे आने वाले 10-15 साल में रिप्रोडक्टिव एज में कन्वर्ट होने वाले हैं। ठीक है, इंडिविजुअल्स हैं तो सही, पर मॉडरेट नंबर में है। मॉडरेट नंबर में है तो इसलिए हम बोलेंगे स्टेबल ग्रोथ पैटर्न अचीव होगा यहाँ पर। तो ये
यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर स्टेबल स्लो ग्रोथ पैटर्न अचीव होता है, क्योंकि वहां पर स्टेबल टाइप का एज पिरामिड हमें मिल रहा है ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए। डिक्लाइनिंग की बात करते हैं। डिक्लाइनिंग में प्री रिप्रोडक्टिव एज के इंडिविजुअल्स कम है रिप्रोडक्टिव मैच्योर इंडिविजुअल्स की कंपैरिजन में। दैट मीन्स कि अभी छोटे बच्चों की संख्या बहुत कम है, रिप्रोडक्टिव वाले इंडिविजुअल्स की संख्या कंपैरेटिवली ज्यादा है उनसे। तो ऐसे केस में पॉपुलेशन डिक्लाइनिंग मॉडल देखने को मिलता है, मतलब कि आगे आने वाले समय में नेगेटिव ग्रोथ हो जाएगी, इन इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन जो अभी है उससे भी कम हो जाएगी आगे आने वाले टाइम में। ठीक है, तो ये डिक्लाइनिंग टाइप का ग्रोथ पैटर्न देखने को मिल रहा है हमें जर्मनी में। ओके, तो इस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स ऑफ पॉपुलेशन हो सकते हैं, एज पिरामिड फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन के हिसाब से डिफरेंट मॉडल्स। ओके, सो एक्सपैंडिंग मॉडल में प्री रिप्रोडक्टिव एज के इंडिविजुअल ज्यादा रिप्रोडक्टिव की कंपैरिजन में, रिप्रोडक्टिव ज्यादा पोस्ट रिप्रोडक्टिव की कंपैरिजन में। स्टेबल वाले में जितने प्री रिप्रोडक्टिव है उतने ही ऑलमोस्ट रिप्रोडक्टिव है और थोड़े से ही कम पोस्ट रिप्रोडक्टिव है। डिक्लाइनिंग वाले में जितने रिप्रोडक्टिव में है उससे कम प्री रिप्रोडक्टिव में है और उससे कम पोस्ट रिप्रोडक्टिव में भी है। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट मॉडल्स। अच्छा, अब हमने जब बर्थ रेट के बारे में बात करी बच्चों, मान लो कि तुम्हारे पास में कोई ऐसा दे दिया जाए कि कैलकुलेट द पॉपुलेशन बर्थ रेट और डेथ रेट ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉपुलेशन, तो तुम्हें कैलकुलेट करने आना चाहिए। ठीक है, तो नंबर ऑफ बर्थ पर ईयर अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 1000 करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्रूड बर्थ रेट। क्रूड का मतलब ये मंथ ऑफ जून के आसपास लिया जाता है, मिड ऑफ द ईयर। ठीक है, मतलब कि मान लो कि जनवरी से लेके दिसंबर तक का साल है, मैं पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट अगर इनिशियल महीने में कैलकुलेट कर लूँ जनवरी फरवरी में, तो आगे आगे बढ़ जाएगी। दिसंबर में कैलकुलेट कर लिया तो हो सकता है कि पहले बहुत सारे इंडिविजुअल्स थे जो अब नहीं रहे। तो मिड ऑफ द ईयर में अगर हम कैलकुलेट करते हैं बर्थ रेट तो हम उसे क्रूड बर्थ रेट बोलते हैं, जो कि जून के आसपास में किया जाता है। चलो अब देखो यहाँ पर इन 2007 there was 3250 birth in a city with a population of 223,000 therefore, ठीक है, तो हमें क्रूड बर्थ रेट अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो न्यू इंडिविजुअल्स एडेड है अपॉन जो प्रीवियस पॉपुलेशन है इसको डिवाइड कर दो, इनटू 1000 कर दो। अगर ऐसे कर दिया तो हमारे पास में क्रूड बर्थ रेट आ जाएगा परसेंटेज बेसिस। ठीक है, मतलब कि 14.57 इंडिविजुअल्स एवरी 1000 पीपल इन द सिटी। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हुई हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट के रिस्पेक्ट में कुछ एक एट्रीब्यूट्स, जो कि हमने देखा डेथ रेट क्या होता है, बर्थ रेट क्या होता है, और इसी के साथ में डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स क्या हो सकते हैं जो कि एज और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग्स में बनाए गए हैं, स्टेबल, डिक्लाइनिंग, ठीक है, एक्सपैंडिंग, लाइक दैट। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा एनसीईआरटी रीडिंग की जरूरत है। The size of the population tells us a lot about its status in the habitat. मान लो कि कोई पॉपुलेशन बिल्कुल खत्म हो गई है, एक्सटिंक्शन की कगार पे चले गए हैं, जैसे कि चीता। ठीक है, तो हम मान सकते हैं कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर काउंट होना चाहिए, इनका आगे आने वाले समय में शायद हमें अस्तित्व ही देखने को ना मिले। ठीक है, अगर कोई पॉपुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट रेट पर एक्सपांड कर रही है तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में उन्हें रिसोर्सेज के चैलेंजेस फेस करने पड़े। ठीक है, उन्हें हैबिटेट के चैलेंजेस फेस करने पड़े, बहुत सारे चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ सकते हैं। Whatever ecological processes we wish to investigate in a population, be it the outcome of competition with another species, the impact of predator or the effect of pesticide application, we always evaluate them in terms of any change in the population size. ठीक है, मतलब कि मुझे ये देखना है कि मान लो कि मैंने डीडीटी स्प्रे किया, ठीक है, इंसेक्टिसाइड के तौर पे, तो मुझे ये जानना है कि कितने मस्कीटोज मरे और कितने मस्कीटोज बचे हैं। तो अब मैं क्या बोलूंगी कि मस्कीटोज की पॉपुलेशन कम हो गई है या बढ़ गई है, हमें ये चेक करना पड़ेगा, राइट। तो हमें तो बेसिकली कोई चीज का इफेक्ट स्टडी करना है इकोलॉजी के ऊपर, तो हमें पॉपुलेशन के साइज के रिस्पेक्टिव जाके स्टडी करना पड़ता है। जैसे कि हम ये बोलते हैं ना, मोबाइल के टावर्स लगा दिए अगर बहुत बड़े बड़े 5G टाइप के, तो बर्ड्स किल हो जाएंगी। तो हम कैसे जज कर पाएंगे बर्ड्स किल हो गए कि नहीं, बर्ड्स का पॉपुलेशन डेंसिटी पे कोई इफेक्ट आ रहा है कि नहीं, उस हिसाब से हम उसको जज कर सकते हैं। ठीक है, तो द साइज इन नेचर could be as low as less than 10 Siberian cranes at Bharatpur wetland in any year,
और गो इनटू मिलियंस क्लेमाइडोमोनास इन अ पॉन्ड। अब इसको ध्यान से देखो, ये तुम्हें कुछ क्रेन्स दिख रहे हैं, ये बेसिकली साइबेरियन क्रेन्स हैं, ठीक है, एट द कोइलाडो सैंक्चुरी ऑफ भरतपुर। 1968 का फोटोग्राफ है बच्चों, जहां पर 86 के फ्लॉक, 86 बर्ड्स थी ये 1986 में 1968 में 86 बर्ड्स का फ्लॉक देखने को मिला, जहां पर थोड़ा पिक्चर कैप्चर करके इन लोगों को इन्होंने कैप्चर किया, बाकी साइड में भी क्रेन्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है। तो 86 का ही फ्लॉक आया, ओके। साइबेरियन देशों से भरतपुर में थोड़ी वार्मथ लेने के लिए, बहुत ठंड हो गई थी इनके एरिया में, टेम्पररी माइग्रेंट्स है ये, जो कि भरतपुर के कोइलाडो सैंक्चुरी के अंदर आए 1968 में। बच्चों 1968 में जब ये आ रहे थे तब 86 नंबर में थे, ऑलरेडी बहुत कम। आज इनका नंबर 10 एक आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, इतने कम बच गए हैं साइबेरियन क्रेन्स कि वो 10 भी टोटल दिख जाए तो वो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि स्टूडेंट्स इनका नंबर इसलिए कम हुआ है, डिवास्टेटिंग रेट, बिकॉज इन्होंने बहुत चैलेंजेस फेस किए हैं और समवेयर ये अडाप्ट नहीं कर पा रहे हैं, रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं बदलाव के साथ साथ में, और इसके कारण से इनका नंबर ट्रेमेंडसली डिक्रीज होते जा रहा है, जिससे कि हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इन ऑर्गेनिजम्स के ऊपर एनवायरमेंटल चेंजेस का बहुत इम्पैक्ट पड़ा है कि ये एक्सटिंक्शन की कगार पे चल दी है, ठीक है। तो या तो इतने कम हो सकते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि अगर मैंने बात करी क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, तो क्लेमाइडोमोनास के देखते हैं अपन यहाँ पर, ये देखो, ये एक पॉन्ड लिया मैंने, इस पॉन्ड के अंदर आपको क्लेमाइडोमोनास दिख रही है ग्रीन कलर की, बहुत सारी, इनका नंबर कितना है हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते इस इमेज से, ठीक है। तो इनका नंबर जो है वो मिलियंस भी हो सकता है एक स्मॉल पॉन्ड में। तो पॉपुलेशन के साइज में नंबर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर तो है ही, पर मैं हमेशा नंबर के बेसिस पे कैलकुलेट नहीं कर सकती, इजंट इट। मैंने जज करना चालू किया, मान लो मैंने कहा बहुत सारे क्लेमाइडोमोनास से मिलियंस, तो मैं काउंट करना स्टार्ट कर दूं। मैंने काउंट करने के लिए अगर बोला तो बहुत माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स को कंसिडर नहीं कर पाएंगे हम, जो कि बहुत ज्यादा नंबर में होंगे। बड़े बड़े ऑर्गेनिजम्स काउंट करने में इजी होता है, जैसे कि एलिफेंट हो गया, चीता हो गया, टाइगर हो गया, इनको काउंट करके नंबर वाइज बात करी जा सकती है। तो फिर हम स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को कंसिडर करेंगे अगर, तो हमें नंबर काउंट करना विल बी अ वेरी क्योटिक टास्क। तो पॉपुलेशन साइज, more technically called as population density, need not necessarily be measured in numbers only। हमेशा इसे नंबर्स में मेजर करने की कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि साइज बहुत वेरिएबल हो सकते हैं। Although total number is generally the most appropriate measure of population density, it is in some cases either meaningless or difficult to determine। जैसे कि मैंने कहा एक पॉपुलेशन में पार्थेनियम, जिसको हम गाजर घास बोलते हैं, ये पार्थेनियम के 200 पौधे हैं, ठीक है। तो पार्थेनियम के 200 पौधे एक एरिया में प्रेजेंट हैं, और एक यहाँ पर सिंगल लार्ज बैनियन ट्री है, और यहाँ 200 पार्थेनियम के पौधे। मुझे एक बात बताओ बच्चों, मेरे लिए इकोलॉजिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्थेनियम तो कभी भी नहीं होगा, बिकॉज वो वीड है। ज्यादा इकोलॉजी को बेनिफिट कौन कर रहा है? बहुत सारे बर्ड्स को रहने के लिए प्लेस दे रहा होगा, काफी सारे एनिमल्स को शेल्टर दे रहा होगा, ठीक है। ये भले ही एक सिंगल है लार्ज बैनियन ट्री, लेकिन इसकी इकोलॉजिकल वैल्यू तो कम नहीं हो गई ना इसके वन सिंगल होने से, ओके। सो इन एन एरिया देयर आर 200 पार्थेनियम प्लांट्स बट ओनली सिंगल ह्यूज बैनियन ट्री विद अ लार्ज कैनोपी, बहुत सारे एरिया कवर कर रहे हैं। Stating that population density of banyan is low relative to that of parthenium amounts to underestimating the enormous role of banyan in that community। समझ में आई बात? Quality over quantity also matters sometimes, right? बहुत सारे नंबर में मिल रहा है पर कुछ किसी काम का नहीं है, कम नंबर में मिल रहा है पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल वाला है। तो हमें ये बात समझ में आनी चाहिए कि हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते नंबर कम होने के हिसाब से, ठीक है। किसी किसी ऑर्गेनिजम्स का नंबर कम होते जा रहा है, लेकिन वो इकोलॉजिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हमारे टॉप कार्निवोर्स का नंबर भी कई जगह पर हम देख रहे हैं कि कम हो रहा है, चीता का नंबर कम हो रहा है, टाइगर्स एक्सटिंक्शन की कगार पर चल दिए हैं। तो क्या हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स में जब टॉप कार्निवोर बनाते हैं तो अब हम चीता वहां पे बना नहीं सकते, क्योंकि उनका नंबर ही इतना ट्रेमेंडसली कम हो गया है। तो क्या आपको लगता है कि इससे अफेक्ट नहीं आएगा कुछ भी इकोलॉजी पे?
इकोलॉजी में बहुत अफेक्ट आता है, एक भी ऑर्गेनिज्म का डिलीशन वहां पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। ठीक है, अगर ऐसा कोई केस है जब मुझे नंबर कंसिडर नहीं करना है तो फिर मैं क्या कंसिडर कर सकती हूँ, तब मैं परसेंटेज कवर या बायोमास को कवर करने वाली हूँ यहाँ पर, जो कि एक मीनिंगफुल मेजर हो सकता है पॉपुलेशन की साइज के लिए। जैसे कि जितना एरिया ये कवर कर रहे हैं बच्चों, बायोमास इनका ज्यादा है ऑफ कोर्स। किसी भी समय 200 पार्थेनियम के पौधे, इनके सामने कुछ भी बायोमास नहीं होंगे, isn't it? बिकॉज पार्थेनियम के पौधों का साइज बहुत छोटा होगा और बायोमास हमेशा ही banyan tree सिंगल का उनसे ज्यादा ही होगा। ओके, सो होपफुली दिस मच इज अंडरस्टूड टू ऑल ऑफ यू। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। Total number is again not an easily adoptable measure if the population is very huge and counting is impossible or very time consuming. If you have a dense laboratory culture of bacteria in petri dish, तो क्या बेस्ट तरीका हो सकता है उसकी डेंसिटी रिपोर्ट करने के लिए? डेंसिटी हमेशा हम रिपोर्ट करते हैं नंबर वाइज ही करते हैं मेनली, तो ठीक है। और इस डेंसिटी को रिपोर्ट करने के लिए रिलेटिव भी जा सकते हैं कि नंबर काउंट करते रहेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो रिलेटिवली बोल दो कि इतने एरिया में 2 हैं बैक्टीरिया, तो मैं सारे नहीं काउंट करूंगी, मैं बोलूंगी कि इतने एरिया में इतने होने चाहिए। ये रिलेटिव बात हो गई, ठीक है। हम रिलेटिवली भी जा सकते हैं जब हम पॉपुलेशन को काउंट करते हैं तो। अच्छा, अब देखो यहां से, sometimes for a certain ecological investigation there is no need to know the absolute population densities, relative densities serve the purpose equally well, जैसे मैंने आपको भी बताया। For instance, the number of fish caught per trap is good enough to measure its total population density in the lake. ठीक है, कितनी मछलियां आई? अरे बहुत सारी आई। एक जाला हमने मछली का फेंका, अरे बहुत सारी मछलियां आ गई, तो हम मान लेंगे ऐसा क्या कि इस पॉन्ड में बहुत मछलियां होंगी? ऑफ कोर्स मान लेंगे, बिकॉज पॉपुलेशन डेंसिटी हम इवैल्यूएट कर लेंगे कितनी मछलियां आई से। मान लो कि जाल बहुत देर तक बिछा रखा है, बहुत देर तक बिछा रखा है और उसमें 2 ही मछलियां आई हैं बाय चांस, तो ऐसा इमेजिनेशन में आएगा कि यहाँ पर मछलियां ही नहीं है इस पॉन्ड में। ठीक है, वी आर मोस्टली ऑब्लाइज्ड टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन साइजेस इनडायरेक्टली without actually counting them or seeing them. ठीक है, the tiger census in our national park and tiger reserves is often based on pug marks and fecal pallets. कितने फीकल मैटर के पैलेट्स मिले, कितने पग मार्क्स मिले, ठीक है, उसके बेसिस पे जानते हैं कि कितने टाइगर प्रेजेंट है, क्योंकि टाइगर्स को ढूंढ ढूंढ के काउंट हमेशा नहीं किया जा सकता। फीकल पैलेट्स के बेसिस पे भी उनकी डेंसिटी का अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट। ओके, अच्छा, तो ये हमारा पूरा अभी कवर हुआ जो एट्रीब्यूट्स के बारे में बात हुई। पॉपुलेशन के ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा हम बेसिक देखते हैं। तो देखो, ये पॉपुलेशन के ग्रोथ के बारे में जो जो हमारे पास यहाँ पॉइंट्स लिखे हुए उसको हम इस इमेज से समझने की ट्राई करते हैं। मान लेते हैं कि हम पॉपुलेशन डेंसिटी को n डिनोट करते हैं कैपिटल में। एक पॉपुलेशन की डेंसिटी को जब मैं चेक करना चाह रही हूँ, जिस मोमेंट ऑफ टाइम पे चेक करना चाह रही हूँ, मान लो कि मैं ऐसे बोल रही हूँ मंथ ऑफ जून में चेक करना चाह रही हूँ, ठीक है, तो मंथ ऑफ जून में पॉपुलेशन की डेंसिटी को मुझे चेक करना है, तब ये जो डेंसिटी मैं चेक कर रही हूँ ये हो सकता है कि दिल्ली की डेंसिटी हो। अब मैंने कहा बच्चों दिल्ली के अंदर जून में बहुत सारे बेबीज का बर्थ भी हुआ, तो मुझे वो एक पॉपुलेशन के पार्ट हो गए हैं ह्यूमन पॉपुलेशन के, नाउ दे आर एडेड मेंबर्स टू द ह्यूमन पॉपुलेशन। आई विल बी कंसिडरिंग देम एज एन एड ऑन मेंबर इन द पॉपुलेशन डेंसिटी, दे विल बी कंट्रीब्यूटिंग पॉजिटिवली टू इंक्रीज द पॉपुलेशन डेंसिटी, देयरफॉर वी विल से नेटालिटी या बर्थ रेट को प्लस में करना पड़ेगा हमें। इमिग्रेशन, मैंने कहा बच्चों जब दिल्ली की बात कर रहे हैं तो दिल्ली में जून महीने के अंदर कॉलेजेस में एडमिशन चालू हो जाते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया से और आउटसाइड से भी टोटल करीबन 25,000 बच्चे दिल्ली में जाते हैं जो कि जून के महीने में जा रहे हैं, रफ एस्टिमेट ले रहे। तो इमिग्रेशन भी हो गया, यहाँ पर काफी सारे लोग ऐड हुए इधर मंथ ऑफ जून में, तो जो बाहर से माइग्रेट होके यहाँ रहने आ गया है उसको भी तो मुझे काउंट करना पड़ेगा, तो वो भी पॉपुलेशन डेंसिटी का एक पार्ट, ये भी पॉजिटिवली इंक्रीज करने में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अच्छा, अब मैंने कहा वहां पर जून के मंथ में बच्चों ड्यू टू सम और द अदर रीजन 10,000 इंडिविजुअल्स की डेथ हो गई, तब मॉर्टेलिटी कितना हो गया, डेथ रेट 10,000 हो गया, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि ये एक माइनस सब्सट्रैक्शन होना चाहिए, पॉपुलेशन डेंसिटी को कम कर रहा है। और एमिग्रेशन, मान लेते हैं कि बच्चों जून मंथ के अंदर ही
कुछ 15,000 इंडिविजुअल्स ऐसे थे जिनको कि आउटसाइड इंडिया या इंडिया में ही पर दिल्ली के बाहर जॉब ऑफर्स आ गए और वो अपने अपने जगह से माइग्रेट करके दूसरे सिटीज में चले गए, दूसरे स्टेट में चले गए, दूसरे कंट्री में चले गए, दिल्ली छोड़ दिया, तो वो एमिग्रेंट हो गए, वो वहां से चले गए हैं लोग। तो बच्चों ये वाला पॉइंट किस में कंसिडर करना चाहिए मुझे, ये भी डिलीशन हुआ एक प्रकार से, ठीक है, तो इसको मैं एमिग्रेशन में काउंट करूंगी। तो मुझे जब पॉपुलेशन डेंसिटी को निकालना है तब मैं कैसे निकाल सकती हूँ, एट टाइम टी, ठीक है, इफ n इज द पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, देन इट्स डेंसिटी एट टाइम t प्लस 1 क्या होगा, ठीक है, मैं टाइम पर्टिकुलर मानने के बाद अगले किसी इंटरवल ऑफ टाइम पे जब कैलकुलेट करी तो t एंड t प्लस 1 ले रही हूं मैं, तो किसी पर्टिकुलर नेक्स्ट टाइम पे जब मैं पॉपुलेशन डेंसिटी को काउंट कर रही हूँ तब t प्लस 1 पे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, तो n t प्लस 1 इज इक्वल टू n t, जो पहले थी वो, प्लस ऐड करेंगे हम जो वहां पर ऐड हुए हैं मेंबर्स, मतलब कि बर्थ वाले और इमिग्रेशन वाले जो रेट्स हैं उनको हम ऐड कर देंगे, b प्लस आई, माइनस कर देंगे जो बाहर चले गए, डेथ हो गई या एमिग्रेट कर गए, माइनस d प्लस ई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एन टी प्लस 1, मतलब कि पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t प्लस 1 इज इक्वल टू पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम t, ठीक है, प्लस हम एक कॉलम बनाएंगे बर्थ और इमिग्रेशन प्लस कर देंगे, माइनस डेथ और एमिग्रेशन, तो हमारे पास में टोटल पॉपुलेशन डेंसिटी एट t प्लस 1 टाइम आ जाएगी। अच्छा, तो इसको एक बार फटाफट से आप लोग देख लो, द साइज ऑफ पॉपुलेशन फॉर एनी स्पीशीज इज नॉट अ स्टैटिक पैरामीटर, ये चेंज होता रहता है समय के साथ साथ में, अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि फूड कितना अवेलेबल है, ठीक है, प्रेडेशन का प्रेशर कैसा है, मान लो कि कोई जंगल की बात हो रही जहां पर कम से कम 2000 रैबिट रहते थे, ठीक है, तो वो जो 2000 रैबिट वहां रहते थे, उन रैबिट्स के नॉर्मल जिंदगी में जब से वहां पर कुछ 15 लायंस का ग्रुप आने चालू हो गया, तब से उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो गया, तब ये 2000 रैबिट वहां रहना प्रेफर नहीं करेंगे, बिकॉज इनके लिए ये लायंस एवरीडे डेंजर हो जाएंगे और ये लायंस इनके सर्वाइवल के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। तो व्हाट विल हैपन देन, ये 2000 रैबिट्स दे मे ऑप्ट फॉर माइग्रेशन, दे मे स्टार्ट मूविंग इनटू अनदर we can say area, okay, so these are some of the factors. Now in fact it is these changes in population density that gives us some idea of what is happening to the population, क्या ये फ्लरिश हो रही है या डिक्लाइन हो रही है, ठीक है, तो हमें ये सब चीजों से मालूम पड़ता है कि हमारी पॉपुलेशन में फ्लरिशमेंट आ रहा है, डिक्लाइनमेंट आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है, तो आप लोगों को होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी बच्चों। आप देखो यहाँ पर जो हमारे पास में फैक्टर्स दिए, नेटालिटी, number of birth during a given period in the population that are added to the initial density, mortality, number of death in a population during a given period, ठीक है, given period क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम एक समय पर population को चेक कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी कि मार्च में कौन चला गया था उसका काउंट जून में चाहिए, नहीं, जब मैं पॉपुलेशन को एक्चुअली में काउंट कर रही हूँ तब मुझे वहां पर उस समय कितना ऐड हो रहे हैं, उस समय कितने जा रहे हैं, उसको काउंट चाहिए होगा। इमिग्रेशन is the number of individuals of the same species that have come into the habitat from elsewhere during the time period under consideration. Emigration, number of individuals of the population who left the habitat and gone elsewhere during the time period under the consideration. So bachcho, I hope that this much portion is very clear to all of you. Now in the next class onwards we will be studying different points about the different remaining portion of population attributes, ठीक है, अगले क्लास में आप लोगों को मैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल भी बताऊंगी और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल बताऊंगी पॉपुलेशन का। सो बाय दिस एंडिंग द सेशन टुडे, नेक्स्ट क्लास विल बी मीटिंग, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज शेयर दिस वीडियो and like and subscribe the channel also if you are watching the lectures on my channel, that is Biology by Amrita Raval. Thank you so much for watching the lecture.